तो आइए दोस्तों यहाँ पे करते हैं चैप्टर 1 बिजनेस का 12th का। और आज टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें सबसे पहले समझते हैं मैनेजमेंट होती क्या है। देखो कोई भी कंपनी है बिना मैनेजमेंट के नहीं चल सकती। एवरीथिंग हैज टू बी मैनेज, क्योंकि देखो कंपनी के अंदर मालिक अलग होते हैं और कंपनी को जो चलाने वाले होते हैं वो अलग होते हैं। उन लोगों को बोला जाता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट चलाती है कंपनी को, ठीक है जी। कोई भी चीज मैनेज नहीं होगी तो उस कंपनी के प्रॉफिट्स भी कम होंगे, उस कंपनी के एम्प्लॉयज भी खुश नहीं होंगे, उस कंपनी में हो सकता है कि जो है ना और भी बहुत सारे डेफिशिएंसीज हों। तो मैनेजमेंट कैसी होती है, क्या होती है, वो आज हम समझेंगे, उसके फीचर्स से, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से, ठीक है जी। तो मैनेजमेंट सबसे पहले हम यहाँ पे याद करेंगे, मैनेजमेंट क्या होती है बेटे, परवेसिव। मैनेजमेंट क्या होती है, परवेसिव होती है। परवेसिव का मतलब क्या होता है, एवरीवेयर होता है। परवेसिव का मतलब क्या होता है बेटे, एवरीवेयर, यानी कि मैनेजमेंट जो है प्रेजेंट है एवरीवेयर। मैनेजमेंट कहाँ प्रेजेंट है, एवरीवेयर, हर जगह मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी टाइप ऑफ एनजीओ हो उसको चाहिए, आपकी हॉस्पिटल को भी चाहिए मैनेजमेंट, आपके होटल्स को भी मैनेजमेंट चाहिए, स्कूल्स को भी मैनेजमेंट चाहिए। इधर प्रॉफिट मेकिंग हो या नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, सबको मैनेजमेंट चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? तो कह सकते हैं मैनेजमेंट इज प्रोवाइडेड। सिर्फ यही मत कहो, और सुनो, हमारे पास 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। टॉप लेवल के लोग हैं, यानी कि जो प्लानिंग वगैरह करते हैं, उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करने वाले मिडिल लेवल के लोग होते हैं। एंड फाइनली जिनके ऊपर ये अप्लाई करके और जो फाइनली वर्क करते हैं वो लोअर लेवल के होते हैं, जहां पे वर्कर के ऊपर की मैनेजमेंट होती है। इन तीनों ही लेवल्स पे भी मैनेजमेंट होती है। सिर्फ यही नहीं, 3 लेवल तो आप यहाँ पे जब भी बोर्ड्स के क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, आप आंसर शीट में आंसर लिख रहे हैं तो आपने क्या दिखाना है, ये 3 तो दिखाना ही है। साथ ही साथ सारे डिपार्टमेंट्स में भी मैनेजमेंट होती है। डिपार्टमेंट कैसे, कंपनी के अंदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, परचेज डिपार्टमेंट होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है कि नहीं होता, और भी 1-2 रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हो गया। तो काफी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। हर डिपार्टमेंट्स के अंदर भी आपकी मैनेजमेंट होती है। सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर भी आपकी मैनेजमेंट होती है, हर लेवल पे भी आपकी मैनेजमेंट होती है, हर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में भी आपकी मैनेजमेंट होती है कि नहीं होती? क्लियर बात? हर लेवल पे, हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन, हर डिपार्टमेंट में आपकी मैनेजमेंट होती है। तो अब कह सकते हैं मैनेजमेंट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, या फिर मैनेजमेंट इज परवेसिव। क्लियर है बात? अभी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया? तो बेटा अगर आपने क्वेश्चन में आंसर के अंदर ये डिस्क्राइब नहीं किया कि हर लेवल पे होती है, हर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में होती है एंड हर डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में होती है, तो आपके नंबर कट सकते हैं। ये 3 पॉइंट्स को जरूर डिस्क्राइब करेंगे। याद हो गया? तो हम कह सकते हैं मैनेजमेंट इज परवेसिव एज इट इज रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इट इज आल्सो रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एज वेल एज डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आंसर याद हो गया? क्लियर बात? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट के बिना नहीं चल सकती। क्लियर बात? पक्की बात है 100%। तो आइए दोस्तों अब करते हैं सेकंड पॉइंट, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। इसके अंदर दोस्तों समझेंगे ये पॉइंट जो मेन हेडिंग है, ये क्या कह रही है, मैनेजमेंट गोल की तरफ ही काम करता है। वो एक प्रोसेस है जो कि सिर्फ गोल की तरफ ही काम करता है। सारी चीजें जो भी ये करेगा वो एक गोल को अचीव करने के लिए होगी। इसके अंदर आपका क्या है, देखो बेसिक एम क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन का, सॉरी मैनेजमेंट का, कि आपको जैसे तैसे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली।
ठीक है ना। इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली आपने क्या करना है, बेसिक एम क्या होता है मैनेजमेंट का, कि आपको ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करना है। बेसिक एम क्या होता है, आपको ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करना होता है। किसका बेसिक गोल, मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट का बेसिक एम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करना है। मैनेजमेंट बेसिक एम इज टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। याद होगी बात, मैनेजमेंट बेसिक एम इज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। याद हो गया। अब देख बेटे, एक ऑर्गेनाइजेशन के नंबर ऑफ बेसिक गोल्स हो सकते हैं। सिर्फ एक गोल नहीं होगा, 4-5 भी हो सकते हैं। और वो बेसिक गोल ही तो होते हैं किसके लिए ऑर्गेनाइजेशन बनी है। जैसे हमारा बेसिक गोल क्या, आपको अच्छे से पढ़ाना, आपको अच्छे से अच्छे नोट्स प्रोवाइड करना, आपको अच्छे से अच्छे लेक्चर्स प्रोवाइड करना, ठीक है ना, अच्छे से अच्छी आपको बुक्स प्रोवाइड करना। तो ये सब हमारे गोल्स हैं अलग अलग। तो एन ऑर्गेनाइजेशन हैज नंबर ऑफ बेसिक गोल्स। और यही तो हमारे रीजन है हम क्यों एग्जिस्ट करते हैं। भाई कार्तिक सर क्लासेस क्यों एग्जिस्ट करती है, आपको पढ़ाने के लिए एग्जिस्ट करती है, ये मेरा गोल है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ बेसिक गोल्स होंगे, यही मेरी मेन रीजन है एग्जिस्टेंस का। ये एनसीईआरटी की लाइन है, याद कर लो। An organization has number of basic goals which are reason for its existence। बात समझ में आ गई। भाई हर ऑर्गेनाइजेशन, आपके पापा की कोई फर्म है तो उसका भी कोई मोटिव होगा ना, वो कुछ बेचते हैं, उससे कुछ कमाते हैं, इधर सर्विस और प्रोडक्ट। क्लियर है बात, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है। तो अब मैनेजमेंट का काम क्या होता है, मैनेजमेंट का काम क्या होता है, यहां देखो बेटे, मैनेजमेंट का काम है कि इसको इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट मतलब क्या होता है, एडिशन। इंटीग्रेट करो, मैनेजमेंट का काम क्या होता है, इंटीग्रेट, इकट्ठा करो। किसको, एफर्ट्स को। किसके एफर्ट्स को, डिफरेंट इंडिविजुअल जो हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं। भाई हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन वाले काम कर रहे हैं, परचेज वाले काम कर रहे हैं, सेल्स वाले काम कर रहे हैं, मार्केटिंग वाले काम कर रहे हैं। सबके एफर्ट्स को इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर दो, और सारे के सारे एफर्ट्स को किस में लगा दो, इंटीग्रेट करके, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। क्योंकि मैनेजमेंट क्या है, एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। क्या है, देखो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। पहले आप प्लानिंग करोगे, फिर ऑर्गेनाइजिंग करोगे, फिर आप स्टाफिंग करोगे, फिर डायरेक्टिंग करोगे, फिर आप कंट्रोलिंग करोगे। तो ये क्या है, प्रोसेस है। और वो प्रोसेस फाइनली करते क्यों है हम, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के नंबर ऑफ बेसिक गोल्स होते हैं विच आर द मेन रीजन फॉर इट्स एग्जिस्टेंस, उनको अचीव करने के लिए। क्योंकि मेन एम ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करना। इसके लिए वो क्या करती है, इंटीग्रेट द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। याद हो गया, गुड। तो आइए दोस्तों अभी करते हैं मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है, इंटेंजिबल का मतलब होता है इनविजिबल। यानी मैनेजमेंट एक फोर्स है, मैनेजमेंट क्या है, एक फोर्स है जो कि देखा तो नहीं जाता, दैट कैन नॉट बी सीन बट फेल्ट, बट आप इसको महसूस कर सकते हो हवा की तरह, है क्या नहीं है। क्लियर बात, इज अ फोर्स दैट कैन नॉट बी सीन बट फेल्ट। आप इसको फील कैसे करेंगे, अगर आपकी कंपनी के अंदर आपकी सेल्स इंक्रीज हो रही है, तो यानी मैनेजमेंट अच्छी है, कस्टमर आपका हैप्पी एंड सेटिस्फाइड है, यानी मैनेजमेंट है, यानी मैनेजमेंट अच्छी है आपकी। क्योंकि एक प्रोडक्ट को बनाना भी मैनेजमेंट का काम होता है, ठीक है ना। तो कोई प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है उनका, तो आपकी मैनेजमेंट अच्छी है। इसके बाद अगर कंपनी के अंदर ऑर्डरलीनेस है, सब काम एकदम बढ़िया तरीके से हो रहे हैं इंस्टेड ऑफ केओस, ठीक है ना। ऑर्डरलीनेस का मतलब क्या है, समय पे काम होना, और केओस का मतलब क्या है, गड़बड़ होना। जैसे कि एग्जांपल ले तो मैं अभी रिसेंटली किसी रेस्टोरेंट में गया,
यही हमारे फिलहाल में ढाबा जंक्शन, तो वहां पे गया, मेरे को हर खाना मतलब खाना ऑर्डर किया, 10 मिनट में आपका खाना आपकी टेबल पर, एवरीथिंग ऑन टेबल। रोटी आ गई, साथ में दाल आ गई मेरी, और कटलरी सारी जितनी भी थी सब मेरे को उसी वक्त मिल गई। तो ऑर्डरलीनेस थी वहां पे। उसी के सामने XYZ ढाबा है, ठीक है ना। तो वहां पे मैं गया, पहले सब्जी आ गई, इतने में सब्जी ठंडी हो गई, जितने में रोटी आई, फिर मैंने सब्जी गर्म करने भेजी, तो इतने में रोटी ठंडी हो गई। ये प्रोसेस 5-6 घंटे तक चलता है, ठंडा गरम है। तो उसकी वजह से मेरा गला खराब हो गया, ठंडा गरम हो गया। तो क्या ठीक है भाई। तो ऑर्डरलीनेस है अगर आपकी कंपनी में, तो मैनेजमेंट अच्छी, तो क्या कह सकते हैं कि ढाबा जंक्शन की मैनेजमेंट अच्छी है, क्योंकि वहां पे ऑर्डरलीनेस थी। एंड XYZ ढाबे की मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, क्योंकि वहां पे मैनेजमेंट अच्छी नहीं थी। दोस्तों यहाँ पे हमने क्या समझा, मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स, बिकॉज इस फोर्स को आप देख तो नहीं सकते बट फील कर सकते हो। कैसे देख सकते हो? उस कंपनी की सेल्स इंक्रीज हो रही है, उसके कस्टमर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड है, उसके अंदर ऑर्डरलीनेस है इंस्टेड ऑफ क्यों। ये तीनों एग्जांपल लिखने हैं, और भी कोई एग्जांपल आप लिखना चाहे तो आप लिख सकते हो। क्लियर है बात? तो ये है इसके अंदर, प्लीज याद करके। तो आइए दोस्तों, अब हम करेंगे मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन, 4th पॉइंट हमारा आज का। तो दोस्तों मैनेजमेंट को ना इंटरैक्ट करना पड़ता है अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ, यानी कंपनी के बाहर का एनवायरनमेंट। मैनेजमेंट को किसके साथ इंटरैक्ट करना पड़ता है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ, यानी कंपनी के बाहर का एनवायरनमेंट। यहाँ आप देख सकते हैं ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है और उसके बाहर एनवायरनमेंट है 5 तरीके के, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल। ये 5 तरीके के एनवायरनमेंट है और ये कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं। अब कॉन्स्टेंटली चेंज को अदर वर्ड में हम कहते हैं डायनामिक। तो अब इस पॉइंट का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन, यानी मैनेजमेंट भी एक बहुत ही चेंज होने वाला फंक्शन है। ये वक्त के साथ चेंज होता रहता है, वक्त के साथ चेंज होता रहता है। कहने का मतलब क्या है बेटा, देखो हमारा जिस एनवायरनमेंट में हम हैं भाई, पूरी की पूरी अगर मैं कहूं कि पूरी हमारी मतलब वो है एक मतलब पूरी धरती है, उसमें ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, इसको हर वक्त इन 4-5 तरीके के एनवायरनमेंट से डील करना पड़ता रहता है। ठीक है जी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्या आपके लीगल जो भी लॉज हैं क्या वो सेम रहते हैं? चेंज नहीं होते? चेंज होते रहते हैं। क्या आपकी टेक्नोलॉजी है वो सेम रहती है? आज की डेट में तो मैं ये देख रहा हूं कि हर ब्रांड अपने 50 फोन निकाल रहा है, हर अपनी ब्रांड अपनी 50 कार निकाल रही है, हर ब्रांड अपनी नई नई सर्विसेज लॉन्च कर रहा है। तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट सेम है क्या? नहीं है। पहले कार फोन पे बाबा जी से बुक करवाई जाती थी, अरे भाई साथ में पप्पू है, पप्पू से कार लिया हो। नहीं, आज की डेट में क्या है? OLX, उबर, सॉरी ओला एंड उबर। पहले सामान अगर बेचना होता था कबाड़ी को ढूंढते थे, अरे कबाड़ी को बुला लो, कबाड़ी वाला आएगा तो सामान लेके जाएगा। अभी OLX अपना कबाड़ा निकाल दो, ठीक है ना। गाड़ी बेचनी होती थी तो पता नहीं कितने चक्कर लगाते थे, और आज के ऑनलाइन अपनी डाली गाड़ी और आपके पास रेट्स आ जाते हैं, भैया हम इतने में लेने में रेडी। तो इट इज इजियर, ठीक है ना। तो चेंज हो गया सब कुछ। पहले जो बिजनेस कर रहे थे कबाड़ी लोग, उनको बड़ी प्रॉब्लम है आजकल, उनको सामान नहीं मिल रहा कबाड़ी का। जो लोग अपनी टैक्सी चलाते थे उनको टैक्सी के लिए क्लाइंट से मिल रहे, क्योंकि वो तो ओला उबर में बुक कर लेते हैं। तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के चेंज होने पे क्या हुआ? चेंजेस उनको करने पड़ने थे। अच्छा, पॉलिटिकल चेंजेस नहीं होते? कुछ सरकार कुछ तरीके की चीजों को प्रेफर करती है, कुछ सरकारें कुछ तरीकों की चीजों को प्रेफर करती है, उनके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं, तो उसका इफेक्ट भी ऑर्गेनाइजेशन पे दिखता है। इसके बाद सोशल एनवायरनमेंट। आपने आज से पहले मुझे इतना बता दो बस, कितने जिम देखे थे? आज से अगर मैं 10 से 12-15 साल पहले की बात करूं, कितने जिम थे? जिम थोड़े कम थे। अच्छा, 25 से 30 साल पहले अगर मैं बात करूं, कितने मेन सैलून थे? बहुत ही कम थे। अच्छा, वुमेन का ब्यूटी पार्लर जो होता है वो कितने थे? बहुत ज्यादा थे, क्योंकि शुरू से औरतें तो सजती आई हैं, उनको तो सजना संवरना सब कुछ, आईब्रो वैसे सब कुछ कराना होता है उनको, तो है मेकअप वगैरह काफी कराती है, हर पार्टी में मेकअप चाहिए औरतों को, है तो वो सब वो कराती हैं। उसके लिए तो उनके पास ब्यूटी सैलून्स हैं उनके वाले, फीमेल वाले। लेकिन मैन तो भैया शेव भी घर पे कर लेता था।
बस कटिंग कराने जाना होता तो वो पेड़ के नीचे बैठे ही होते थे, ठीक है ना। तो वो बहुत कम थे। लेकिन आज की डेट में क्या है, मेन भी बड़ा ही जो है ना फोकस्ड हो गया अपनी लुक्स को लेके। मेंस भी आजकल फोकस्ड हो गया अपनी लुक्स को लेके। अब वो क्या करते हैं, अब उनको भी अपना फेशियल कराना है, उनको भी कहीं जाना है तो उससे पहले अपने बाल सेट करा के आएंगे। हमारे पास काफी पुरानी आते हैं तो काफी सेटिंग वेटिंग करके रखते हैं अपने बालों की। तो क्या हो गया है, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी डिमांड बढ़ी है, सोशल चेंज आया है। जब से हेल्थ के ऊपर डिमांड बढ़ी है कि हेल्थ यू नो कि हेल्थ जो है ना लोगों के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न रहते हैं वो उस चीज के लिए। बेटा आज से अगर हम बात करूं 8-9 साल पहले कितने ऑर्गेनिक स्टोर थे, एंड पिछले 7-8 साल के अंदर कितने ऑर्गेनिक स्टोर हैं, कितनों घरों में ऑर्गेनिक सामान हुआ करता था और आज कितने लोगों के घर में है। तो ये सब कौन से फैक्टर्स हैं, सोशल फैक्टर्स हैं। तो देखा इफेक्ट तो पड़ता है ना। मैं पहले मान लो मेरी राशन की दुकान थी, मैं पहले नॉर्मल सामान रखता था, अब वो बिकता नहीं। अब बिकता कौन सा, ऑर्गेनिक। अब मैं ऑर्गेनिक सामान रखूंगा तो ही बिकेगा, नॉर्मल रखूंगा तो नहीं बिकेगा। क्लियर है बात। इसके बाद है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इसके अंदर आता है जीडीपी। अब ऑब्वियस सी बात है, जैसे हमारा देश है इसके अंदर थोड़ा सा हमारी जीडीपी गिर रही है, एंड आप इसका इफेक्ट देख सकते हो कि दुकान वालों से आप जब भी जाके पूछो अभी ये काम कैसा है, मंदा है, बस चला रहे हैं, कोरोना ने सारी खराब कर रखी है चीजें, ऐसे ही बोलते हैं, है ना, क्योंकि इफेक्ट दिखता है। तो ये भी एक इफेक्ट है। अब ऑर्गेनाइजेशन हैज टू चेंज इटसेल्फ। अब ऑर्गेनाइजेशन को भी क्या करना पड़ेगा, एनवायरमेंट तो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, एनवायरमेंट तो चेंज ही हो रहा है। अब ऑर्गेनाइजेशन को भी क्या करना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। मान लो पहले और एनवायरमेंट था ऐसा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन थी ऐसी, फिट हो सकती थी। आज हो गया एनवायरमेंट ऐसा, अब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन रखूंगा तो फिट बैठूंगा क्या, नहीं बैठूंगा, मुझको ऐसा होना पड़ेगा। ये सिर्फ एक एग्जांपल है कि भैया अगर मुझे चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से उसमें फिट होना है तो मुझको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। जैसे अभी पहले हम क्या करते थे, हम बोर्ड पे पढ़ाते थे, चौक लिया डस्टर लिया अपना चालू हो गए। लेकिन आज एनवायरनमेंट चेंज हो गया, सब कुछ ऑनलाइन होता जा रहा है। तो वी हैव चेंज्ड आवरसेल्व्स। मैंने अपने आप को अडैप्ट कर लिया, अडैप्ट करके मैं ये टेक्नोलॉजिकल चेंजेस करके ले आया हूं, क्योंकि मार्केट में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो गए, सोशल चेंजेस हो गई, ठीक है ना। तो ये सब कुछ चाहिए। अच्छा ये सब कुछ क्यों चाहिए, क्यों चेंज करें, तभी आप सर्वाइव कर पाओगे, तभी आप ग्रोथ कर पाओगे। तो अब इसका आंसर क्या होगा, इसमें क्या लिखोगे, सबसे पहले आपने क्या सीखा कि एक ऑर्गेनाइजेशन को इंटरेक्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, इंटरेक्ट, यानी कम्युनिकेट करना पड़ता है या फिर मिलना जुलना पड़ता है, जैसे समझ लो इंटरेक्ट वर्ड यूज होगा इसका। ऑर्गेनाइजेशन हैज टू इंटरेक्ट विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है जी, विच इज कंसिस्ट ऑफ पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, विच कॉन्स्टेंटली हर वक्त चेंज होता रहता है। बता दो पिछले 1 साल में कितनी डेवलपमेंट्स हुई हैं, बता दो एक फोन जो पिछले साल हो और वो चेंज होकर अब इस साल ना आया हो, हर साल चेंज होते हैं, कोई नया फोन आ ही जाता है हर 1 महीने में, ठीक है ना। तो अब टू सर्वाइव एंड ग्रो, उसके बाद क्या लिखेंगे बेटा, टू सर्वाइव एंड ग्रो an organization has to change itself, has to adapt itself according to the needs of the environment. Clear है बात, क्लियर है बात। तो ये लिखेंगे, ये मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी थी इस पॉइंट के लिए वो सारी लिख दी। आप ये वाला फ्लो चार्ट बना के आ सकते हैं पेपर के अंदर, सिर्फ ये वाला, ठीक है भाई, क्लियर है। तो इसलिए कहते हैं कि मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है, क्योंकि मैनेजमेंट भी अपने आप को चेंज करती रहती है अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द एनवायरनमेंट, अपने आप को अडैप्ट करती रहती है। क्या करती रहती है, अडैप्ट। इट ऑल्सो मीन्स चेंज करती रहती है अपने आप को, स्टैटिक नहीं है, रुकी नहीं हुई। अगर कोई चेंज नहीं होती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चेंज नहीं होती है वक्त के साथ साथ, तो उसके लिए नुकसानदेह होती है। फॉर एग्जाम्पल कोडेक, आप इसकी केस स्टडी पढ़ के आएंगे कि मैंने इसको इस रेफरेंस में क्यों यूज किया है। कोडेक की केस स्टडी जरूर पढ़ के आएंगे, ठीक है भाई, ये आपका होमवर्क है।
तो आइए दोस्तों, यहाँ पे हमें समझना है कि मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। देखो, ग्रुप एक्टिविटी यानी कुछ एक आध दो बंदे की, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, एक बंदा नहीं है, खाली आइसोलेशन में काम नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ईच मेंबर इंडिविजुअली क्या चाहता है, उसका एक ऑर्गेनाइजेशन में आने के डिफरेंट पर्पस होता है। क्या होता है? डिफरेंट पर्पस होता है। एंड ऑर्गेनाइजेशनली उसको क्या करना होता है? ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अचीव करने होते हैं। यानी उसको दो तरीके, अकेले में उसका क्या एक पर्पस है इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने का, और ऑर्गेनाइजेशन ने इसको क्यों ज्वाइन कराया? क्योंकि उसको ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अचीव कराने हैं। और ऑर्गेनाइजेशन गोल क्या अकेले अचीव हो सकते हैं? नहीं, दे हैव टू वर्क टुगेदर। इनको एक इंपॉर्टेंट चीज करनी पड़ेगी, रिप्लेस करना होगा आई को वी के साथ। कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, बट इकट्ठे होके वी कैन परफॉर्म बेटर, बट एज टुगेदर वी कैन परफॉर्म बेटर। सिनर्जी इफेक्ट कहते हैं इसको। वी कैन परफॉर्म बेटर, ठीक है ना। अकेले हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते एंड इकट्ठे हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। ये फिलॉसफी होनी चाहिए, ठीक है। तो मैनेजमेंट को ऐसी टीम स्पिरिट डेवलप करनी चाहिए, मैनेजमेंट को हेल्प करनी चाहिए सो दैट दे कैन डेवलप देमसेल्व्स एज अ टीम, ठीक है भाई, क्लियर है बात। तो इसका आंसर कैसे लिख सकते हो? ईच मेंबर जॉइन्स एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ डिफरेंट पर्पस, बट एन ऑर्गेनाइजेशन and they have to work together to achieve the organizational goals. They should replace I with V for better performance. For example, अगर हमारे सेल्स मैनेजर को क्रेडिट पीरियड ज्यादा देना है, मान लो उधार पे सामान देना है 1 महीने नहीं 3 महीने के लिए, तो उसको फाइनेंस वाले से पूछना पड़ेगा कि भाई बता दे सकता हूँ कि दे सकता हूँ, अवेलेबिलिटी है फंड्स की इतनी की नहीं है कि 3 महीने के क्रेडिट पीरियड हम दे सके। क्लियर है बात? तो वो आप एग्जांपल भी इसमें लिख सकते हो। तो याद हो गई। इसके बाद एक और अभी कर ही लेते हैं। मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब क्या है बेटा? मैंने अभी समझाया, मैनेजमेंट में 5 तरह के फंक्शन होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्ट स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। बेटा सबसे पहले आप क्या करते हो? आप प्लान करते हो। मान लो कि हमने प्लान किया है कि हम जो है इस साल से क्लास 12 को पढ़ाएंगे, तो प्लान किया, उसके बाद हमने जो है ना ऑर्गेनाइज किया कि यहाँ हमारा क्लासरूम होगा, ये हमारा सेटअप होगा। उसके बाद हमने स्टाफिंग करी, असिस्टेंट्स रखे, हेल्पर्स रखे, टीचर रखे। इसके बाद हमने जो है उसमें डायरेक्टिंग करी, उनको मोटिवेट किया, उनको लीड किया, कैसे काम करना है, क्या है क्या नहीं है, सब कुछ कम्युनिकेट किया उनके साथ। उसके बाद हमने कंट्रोलिंग करी, वेदर हमारी परफॉर्मेंस, हम बच्चों को 100 मार्क्स दिलवा पा रहे हैं कि नहीं दिलवा पा रहे, हमने अपने अंदर कुछ चेंजेस करे, इसको कंट्रोलिंग कहते हैं। फाइनली अगले साल फिर एक नया प्लान बनाएंगे, फिर वही करेंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, फिर अगले साल वही। तो यानी मैनेजमेंट क्या है? नेवर एंडिंग प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है? नेवर एंडिंग प्रोसेस, ये चलता रहता है। इट इज अ सीरीज ऑफ फंक्शन सारे फंक्शंस के नाम लिख दोगे, दैट इज टू बी परफॉर्म बाय ईच मैनेजर ऑल द टाइम। हर मैनेजर को ऑल द टाइम ये सीरीज ऑफ फंक्शंस को बार बार परफॉर्म करता रहना पड़ता है। इसलिए हम कहते हैं कि मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस बिकॉज़ इट इज नेवर एंडिंग। इसको भी लिख लेंगे गाइस।